हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में अपन लास्ट का जो एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इसी के साथ अपना आज की वीडियो के साथ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगा एंड इसके बाद अपन जीन वाला जो चैप्टर्स है यानी कि जेनेटिक का जो आपकी पूरी यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको इसी तरीके से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अच्छे से रिवाइज करनी है, कौन सा क्वेश्चन किस लाइन से आ चुका है और किस लाइन से आ सकता है, ये सब जानना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक लाइन एक एक एनसीईआरटी को समझते चलिए। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड हियर वी गो विथ टुडेज टॉपिक। ओके, इतना सब अपन ने पहले ही पढ़ चुका है पहली वाली वीडियो में। आज अपन को ट्रांसजेनिक एनिमल से स्टार्ट करना है। सो अगर मैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करूँ तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। So animals that had their DNA manipulated to possess and express an extra gene are known as transgenic animal, ठीक है, ताकि वो दूसरे जीन को दूसरे फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कर पाए, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नाउ ट्रांसजेनिक रेट, रैबिट, पिग, शीप, काउ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस। बहुत सारे आपके हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं जिनमें से रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश ये सब है, ठीक है। लेकिन उसमें से भी अगर अपन 95% की बात करें तो वो माइस होते हैं, ठीक है। व्हाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड? हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन? लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजंस। सो पहला रीजन आता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर जीन है, फॉरेन जीन है, ये किस तरीके से अफेक्ट डाल रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। सो ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, एज आई हैव सेड, ठीक है। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आप उस जीन के बारे में पढ़ सको, उस जीन के बारे में पता लगा सको कि वो किस तरीके से एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि स्टडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। सो हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं अगर हम उस वो पर्टिकुलर जीन जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो हम वो पर्टिकुलर चीज़ पढ़ना चाहेंगे कि कैसे ये आपका इफेक्ट डालेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट पर। By introducing gene from other species, then alter the formation of this factor and studying the biological effect that results, information is obtained about the biological role of the factor in the body. Let's suppose करो कि हमने एक माइस में, ओके, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है सो माइंड मत करना, ये माइस है हमारा, ये उसके, ठीक है। इस तरीके से हमने माइस में डाल दिया ग्रोथ हार्मोन का जीन, ठीक है। अब हमने ग्रोथ हार्मोन का जीन कौन सा वाला डाला? हल्क का डाल दिया, ठीक है। सो अब क्या होगा कि मैंने जो हल्क का जीन है, अब ऑब्वियस सी बात है, तुमने देखा ना हल्क की बॉडी कैसी होती है, एकदम भारी भरकम लंबी अच्छी खासी बॉडी बिल्डर टाइप। अब वो वाला जीन उठा के मैंने इस माइस में डाल दिया, तो अब ये ग्रोथ हार्मोन, या मैं इससे बोल सकती हूँ ये जो जीन है वो किस तरीके से अपने आप को इस पर्टिकुलर माइस में एक्सप्रेस करेगा, हम बेसिकली वो पढ़ते हैं, ठीक है। किस तरीके से इसके डेवलपमेंट को ऑल्टर करेगा, किस तरीके से इसकी बॉडी को ऑल्टर करेगा, हम वो यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ स्टडी ऑफ द डिजीज, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में हमें पढ़ना है तो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज और आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। हमें ये हेल्प करते हैं कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर डिजीज इनिशिएट हुई, इस पर्टिकुलर डिजीज का सोर्स क्या है, ये सब पता करने में
इसकी कितनी ग्रोथ होती है, कौन से सेल्स इसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ सकते हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में पढ़ सकते हैं। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल। ठीक है, ताकि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं उस डिजीज को, ताकि हम उसका क्योर निकाल सके, उसकी ट्रीटमेंट निकाल सके। Today, transgenic model exist for many human disease such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's. तो हमने इतने सारे जो हमारे डिजीजेस हैं उनको इन ट्रांसजेनिक मॉडल्स पर, एनिमल्स पर पढ़ा, और फिर इन्हीं की वजह से हम इन सारे डिजीजेस के लिए एक जो बेटर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है उसको प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, सो वो डिजीजेस के नाम याद रख लेना, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स। ठीक है, सो पहला पॉइंट क्या था कि हमें ट्रांसजेनिक एनिमल की क्यों जरूरत पड़ी, ताकि हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट पढ़ सके उस पर्टिकुलर जीन का उस ट्रांसजेनिक एनिमल पे कि क्या असर पड़ रहा है। दूसरा कि स्टडी ऑफ द डिजीज, की डिजीज के बारे में पता लगा सके किस तरीके से वो स्टार्ट हुई है, ताकि हमको उस ट्रीटमेंट के बारे में भी पता लग सके साथ साथ। फिर आता है तीसरा आपका कौन सा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नाउ बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जिनकी वजह से हमको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हमारी जो नीड्स हैं, जैसे वो आपके मेडिसिन हो सकती है, उसको फुलफिल कर सकता है। ठीक है, सो मेडिसिन रिक्वायर टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। ठीक है, हो सकता है इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनने में थोड़ा ज़्यादा पैसा उसमें खर्च हो जाए। Transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of a DNA or a gene which codes for a particular product, such as human protein alpha 1 antitrypsin used to treat emphysema. Similar attempts are being made for the treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से अपन उनसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेसिकली हम उनमें वो पर्टिकुलर जो जीन का पोर्शन है, डीएनए का जो पोर्शन है जिसमें वो जीन इनकॉर्पोरेट है, उसको निकालते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं उस एनिमल में। ठीक है, जिसके लिए हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि सपोज करो, ये वाली जो लाइन है ना, एक्चुअली बहुत बार पूछी गई है कि ये एक पर्टिकुलर ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है? ये इस पर्टिकुलर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को हमने प्रोड्यूस करवाया था बाय द ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है? इसी तरीके से फेनाइलकेटोन्यूरिया के लिए भी हमने ट्रीटमेंट इसी तरीके से प्रोड्यूस किया था, एंड आल्सो फॉर योर सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब ये अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बहुत बार पूछा गया है। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ जो है वो बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था, रोजी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जिसमें वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती थी, कितना, 2.4 ग्राम्स पर लीटर के करीब। The milk contained the human alpha-lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than the natural cow milk। ये पूछा जा चुका है। सो प्लीज इसे याद रखना कि आपके जो रोजी काऊ है, ट्रांसजेनिक काऊ है, उसके अंदर कौन सा प्रोटीन या कौन सा मिल्क होता है। सो बेसिकली वो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है देन दी नेचुरल काऊ मिल्क फॉर द ह्यूमन बेबीज। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, एंड एक ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और हाँ, ये वाला भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सो थर्ड, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में मैंने जितने हाइलाइट किए हैं वो चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ फोर्थ आता है आपका कि वैक्सीन सेफ्टी। ऑफ कोर्स किसी ह्यूमन पर ट्राई करने से पहले हम जानवरों पर ट्राई करते हैं कि उन पे कैसा क्या असर पड़ रहा है। सो हम बेसिकली जैसे
कोई भी वैक्सीन है उसके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, ठीक है? सो सबसे पहला ट्रायल डायरेक्टली हम ह्यूमन्स पर नहीं करते, बहुत सारे बैचेज़ में ट्रायल्स किए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम एनिमल्स पे ट्राई करते हैं। ट्रांसजेनिक माइस जो है, इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए डेवलप की गई थी, वाज़ डेवलप्ड फॉर द यूज़ इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन द ह्यूमन्स, एज़ आई हैव सेड। Transgenic mice are being used to test the safety of the पोलियो वैक्सीन। अब ये याद रखना है किस लिए सबसे पहले बनाई गई थी, पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द बैचेस ऑफ द वैक्सीन। मतलब धीरे धीरे करके लेवल जो है वो बढ़ाया जाता है, ताकि लेवल इन द सेंस ऐसे पढ़ाया जाता है कि वो जो उस पर्टिकुलर स्पीशीज की तरफ जाया जाता है जो कि ह्यूमन से सबसे ज्यादा क्लोज होती है, ठीक है? पहले आपने माइस पे ट्राई किया, उस पे असर सेफली हो गया, फिर उसके बाद हम मंकीज पे ट्राई करते हैं, जो कि कंपैरेटिव टू माइस, ह्यूमंस के आपके जो मंकीज होते हैं वो ज्यादा पास वाले रिलेशन में होते हैं, ठीक है? स्पीशीज़ जो है वो आपस में थोड़ा रिलेटेबल रहती है। सो इफ सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल रहती है तो हम फिर मंकीज़ पे ट्राई करते हैं, ठीक है? देन फिफ्थ इज़ अ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अगेन द सेफ्टी टेस्टिंग, कि कितना टॉक्सिसिटी है, कितनी सेफ्टी टेस्टिंग है। द प्रोसीजर इज़ द सेम, सेम प्रोसीजर होता है एज़ दैट यूज्ड फॉर द टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग। Transgenic animals are made that carry gene which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. ठीक है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो बेसिकली बनाए जाते हैं जिनको आप ज़्यादा एक ऐसे बोल सकते हैं कि को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब ऐसे समझ लो कि इस तरीके से समझो, जैसे हमारा कोई एक पर्टिकुलर एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है? एक हमारा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है? अब एक जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपका नॉन ट्रांसजेनिक है, ठीक है? इसको हमने मॉडिफाई नहीं किया है, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये ट्रांसजेनिक है। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, इसको हम इतना सेंसिटिव कर देंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी, एक ही टॉक्सिसिटी इस पर्टिकुलर टी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगी। ठीक है? वहीं पे हम जब नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल को देखेंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी इसको इतनी अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं है। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड द इफेक्ट इज स्टडीड। सो बेसिकली हम वही कर रहे हैं कि केमिकल, कि अब हम ये समझेंगे कि ये जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है, जब हम इसको इस ए सब्सटेंस के पास लेके जाएँगे, तो इसकी टॉक्सिसिटी से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या-क्या चेंजेस आएँगे। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। डन। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दिस कंप्लीट्स कि हमें क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है? ये पूरे 5 पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। अब आते हैं एथिकल इश्यूज पे। सो एथिकल इश्यूज इज लाइक कि कोई आपकी ऐसे बोलते हैं ना कि एथिक्स के साथ खेल गया, ठीक है? मतलब कि जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, उनके साथ किसी ने छेड़खानी कर दी, ठीक है? द मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट मतलब बायोटेक्नोलॉजी के नाम पे या प्रोग्रेस के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पर आप सारे एनिमल्स पे टेस्ट करते जाओगे। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ एक पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन के साथ ही होती है, ठीक है? अगर उसके अलावा हो रही है, सो दैट्स इल्लीगल। Some ethical standards are required to evaluate the morality of all the human activities that might help or harm living organisms. Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such thing is also important. Genetic modification of an organism can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. तुमने ऐसी बहुत मूवीज देखी हैं, जिसमें से मुझे एक मूवी बहुत अच्छे से याद आ रही है, दैट इज क्रिश 3। क्रिश 3 में वो जो काल होता है वो अपने
लैब में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को मिला-मिला के एक नया ह्यूमन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? सो फिर एट लास्ट क्या होता है, तुम देखते हो उनमें से 3-4 जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब तबाही टाइप मचा देते हैं, ठीक है? डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मतलब वही है कि आपको नहीं पता कि किस तरीके के अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और जब आप उसे इकोसिस्टम में उनको उन एनिमल्स, उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करोगे, सो वो किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ घुल-मिल पाएँगे कि नहीं मिल पाएँगे, कितना ज़्यादा हंगामा क्रिएट करेंगे। सो एक ऐसे ही अगर तुम सोचो कि मैंने हल्क वाला माउस जो है उसको उठा के मैंने फॉरेस्ट में डाल दिया, सो उसकी बॉडी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो शेर भी उससे डरेगा, ठीक है? सो एक वो वाली चीज है, ये तो इमेजिनरी ऐसा नहीं होगा बट स्टिल, ठीक है? तो वो चीज आप समझ रहे हो कि वो चीज कितनी नुकसानदेह होगी। नाउ देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज अ स्टेप up the organization such as GEAC। अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जीईएसी का फुल फॉर्म क्या है, सिर्फ इतना ही पूछ लिया है तो आपको याद रखना है। सो जीईएसी का फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ अ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज। सो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेक श्योर करती है कि जीएम रिसर्च जो आपके जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च है, वो कब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, एंड ऑल्सो जब आप उसे पब्लिक सर्विसेज के लिए दे रहे हो तो उसकी सेफ्टी क्या है, ठीक है? क्या उसको कोई हार्म पहुंचा सकता है या वो किसी को हार्म पहुंचा सकता है, तो ये जीईएसी रेगुलेट करती है। Now, the modification or the usage of living organism for the public services as food and medicine sources, for example, also has also created problems with patent granted for the same। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हमें इस पर्टिकुलर चीज पे पेटेंट मिला है, वो चीज क्या होती है? सो अगर मैं पेटेंट की बात करूँ तो पेटेंट इज लाइक योर रजिस्ट्री, ठीक है? कि ये जो पर्टिकुलर प्लॉट, जैसे रजिस्ट्री के अगर जो लोग जानते होंगे, सो रजिस्ट्री इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो कि आपको ऑन द बिहाफ ऑफ योर मीन्स अगेंस्ट आपके उसकी दी जाती है। कोई भी जैसे आप प्लॉट खरीदते हो तो उस प्लॉट के लिए या कोई भी घर खरीदते हो तो उसके लिए रजिस्ट्री आपको दी जाती है, ठीक है? वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसी तरीके से एक पेटेंट होता है। आपने कोई नया प्रोडक्ट आविष्कार किया, कोई भी नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया, आप गवर्नमेंट के पास ले गए, उनको यूजेस बताए कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे-ऐसे काम करती है और ये ह्यूमन्स के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके ये एडवांटेजेस हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। आपने पूरी सारी चीज़ें गवर्नमेंट को समझाई, सब बता दी, एंड नाउ दे विल गिव द पेटेंट ऑन इट कि अब इसके अलावा कोई और कंपनी आपसे बिना पूछे नहीं बना सकती इस चीज़ को। जैसे सपोज़ करो मैंने ऐसी कोई चीज़ बनाई, लेट्स से मैंने क्या बोल सकते हैं, कोई ऐसी ड्रग बनाई, दवाई बनाई, मेडिसिन बनाई, ठीक है? जिससे लोगों की एजिंग लोगों की एजिंग जो है वो रुक गई, ठीक है? मैंने कोई ऐसी मेडिसिन बनाई। अब मैं क्या करूँगी, इस मेडिसिन पे मैं पेटेंट ले लूँगी। क्या करूँगी, गवर्नमेंट को बोल के कि भाई इसके ये एडवांटेजेस हैं, इसको इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है और ये ह्यूमन्स के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे-ऐसे करके मैं अपनी सारी चीज़ें रखूँगी सामने और मुझे पेटेंट मिल जाएगा। अब अगर मुझे जैसे ही पेटेंट मिल जाता है तो फिर मैं क्या करूँ, मेरे पास क्या हो जाएगी, एक अथॉरिटी आ जाएगी कि अब मेरे अलावा कोई इस पर्टिकुलर मेडिसिन को नहीं बना सकता। ठीक है? मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई और कंपनी एक्स वाई ज़ेड कंपनी बनाएगी इस मेडिसिन को, तो उसको मुझे अच्छी खासा इनकम देना पड़ेगा, रकम देना पड़ेगा, या फिर मैं ये बोलूँ कि उसे मुझे बोलते हैं ना कि शेयर या कुछ तो भी देना पड़ेगा, ठीक है? तभी मैं उसको अलाउ करूँगी कि आप इसके फ़ॉर्मूलों को यूज़ कर सको। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है? सो देयर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज़ आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज़ that make use of genetic material, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used of the farmer and indigenous people of a specific region of the country। तो हुआ क्या था
कि जब हमारे टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे इंडिया पे, तो ऐसा था कि उन्होंने बासमती राइस को, जो हमारे टाइम पर बहुत पहले से चली आ रही है, मतलब काफ़ी सालों से हम लोग ग्रो कर रहे थे, जब आपके ब्रिटिशर्स आए भी नहीं थे इंडिया पे रूल करने के लिए, उससे बहुत पहले से हम लोग ग्रो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि बासमती राइस को ले जाके उन्होंने थोड़ा बहुत भी, मतलब थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा-सा उन्होंने किया, थोड़ा मॉडिफ़ाई किया और बोला कि भाई ये तो हमारा बासमती राइस है और ये हमने इन्वेंट किया है, अब मुझे इस पे पेटेंट चाहिए, ठीक है? सो एक वो वाली चीज़ हो गई थी, हमारे ऊपर वो लगी थी, फिर एक टर्मरिक पे भी लगा था हमारे ऊपर, बट ऑल्दो वो टर्मरिक वाला जो केस था वो हट चुका है, एंड ऑल्सो जो नीम पे था, उस पे भी ब्रिटिशर्स ने, बाहर की कंपनीज़ ने हमारे नीम पर, हमारे टर्मरिक पर, हमारे स्पाइसेस पर पेटेंट लेने की कोशिश की थी। बट बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट थे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया से बाहर नहीं जा पाई, नहीं तो इनको अभी जो हम हर जगह ग्रो करा पा रहे, जैसे नीम है, नीम तो आपको हर कहीं किसी न किसी घर के पास मिल ही जाता है, ठीक है? सो उस पर्टिकुलर पेड़ को उगाने के लिए भी आपको फिर पेटेंट, मतलब उसको पैसे देने पड़ेंगे उस कंपनी को, ठीक है? समझ रहे हो? सो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो हम ये जो सोशल एक्टिविस्ट थे उनकी वज़ह से ये सारी चीज़ रुक गई। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है राइस, बासमती राइस का केस अपने बायोलॉजी में। राइस इज़ एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच गोज़ बैक थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर इन द एशियाज़ एग्रीकल्चर हिस्ट्री। There are estimated 2 lakh varieties of the rice. Again, a very important question, बहुत पूछा गया है ये, ठीक है? कितनी varieties of rice है? 2 lakh varieties of rice है, सिर्फ अकेले इंडिया में। अकेले इंडिया में 2 lakh varieties of rice है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। The diversity of the rice in India is one of the richest in the world. Basmati rice is distinct for its unique aroma. हम बोलते हैं ना कि बासमती राइस लेकर आओ, एड्स भी बहुत आते हैं क्योंकि उसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ द बासमतीज आर ग्रोन इन इंडिया। There is this reference to the basmati in the ancient text, folklore and poetry। मतलब इतना पुराना है बासमती राइस हमारे इंडिया में कि उस पे बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट लिखे गए हैं, बहुत सारे मतलब जो गाँव खेड़ों में छोटी-छोटी जो कहानियाँ बोली जाती हैं वो लिखी गई हैं, पोएट्रीज़ लिखी गई हैं, ठीक है? ग्रोन फॉर द सेंचुरीज़, बट इन द 1997, डेट याद रख, ईयर याद रखना, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। उन्होंने हमारे बासमती राइस पर पेटेंट ले लिया है, ठीक है? थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। तब उससे हुआ क्या? सिर्फ यही पर्टिकुलर अमेरिकन कंपनी जो है बासमती सेल कर सकती है इंडिया में और इंडिया के बाहर, एंड इवन यूएस में। This new variety of the basmati had actually been derived from the Indian farmers variety. Indian basmati was crossed with semi-dove variety and claimed as an invention or a novelty। मतलब हमारे ही इंडियन बासमती राइस को सेमी डॉव वैरायटी, मतलब उसी के ही इंडियन फार्मर वैरायटी के साथ क्रॉस कर दिया और बोल दिया कि भाई हमने तो नया इन्वेंशन किया, अब हमें इस पे पेटेंट चाहिए। द पेटेंट एक्सटेंड्स टू द फंक्शनल इक्विवेलेंट, इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। अगर वो कंपनी चाहे तो बासमती की ग्रोथ कम या रुकवा सकती है। So several attempts have also been made to patent use products and processes based on the Indian traditional herbal medicines like turmeric and neem. If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries or the individuals may encash a rich legacy and we may not be able to do anything about it. तो हमें इसलिए ही पढ़ाया जा रहा है ये सारी चीज़ें, ताकि हम बिल्कुल अपना दिमाग, आँख, नाक खोल के चलें, कहाँ क्या हो रहा है। देखो, सिर्फ़ हमें हमारा इतना पॉइंट नहीं रह जाता कि नहीं हमने ये लाइन पढ़ ली,
दिमाग में घुस गया और खत्म खेल, बस अब मुझे सिर्फ़ एग्ज़ाम निकालना है या कुछ ऐसा। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती है, इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप अपने इंडिया के बारे में जागरूक हो सको, कुछ जो गलत हो रहा है उसके लिए स्टैंड ले सको। सो ये वही एक चीज़ है कि आपको अगर कहीं गलत लग रहा है कि ये चीज़ पर्टिकुलर हमारे लिए सही नहीं है, तो आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लो। ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं, मैं इन ऑल ओवर टर्म्स के लिए बोल रही हूँ। ठीक है? चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अगेन अगर अपन एथिकल इश्यूज़ में आते हैं, तो यहाँ पर एक बायोपायरेसी आता है। सो बायोपायरेसी को अगर मैं तोड़ूँ, बायोपायरेसी, अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूँ, सो बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, ठीक है? और पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है? सो ए जब आप किसी ऐसी चीज़ को बायो रिसोर्सेज़ को चोरी करते हो, तो बिना किसी परमिशन के या उसको यूज़ करते हो उस बायो रिसोर्स को बिना उस पर्टिकुलर एरिया के परमिशन के, तो दैट इज़ नोन एज़ बायो पायरेसी। सो ये जो डेफिनेशन है ना, ये पूछी गई है। So biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the country and most people concerned without compensatory payments. सो ऐसा मतलब मैंने जब हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक रिपोर्टर जो है रिपोर्टर तो नहीं बोलूँगी, शायद उन्होंने बोला था एक बाहर से कोई व्यक्ति आया था, फॉरेन से, इंडिया का नहीं था, फॉरेन से था। अमेरिकन था शायद, वो आया था हमारी कंट्री में और उसको ये कहीं से पता चला था कि एक पर्टिकुलर ट्राइब में एक ऐसी मेडिसिन मिलती है जो कि शायद कैंसर को ट्रीट कर सकती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। सो ही वाज़ लाइक कि मुझे वो चीज़ चाहिए। अब हुआ ऐसा था कि वो जो व्यक्ति था वो उस ट्राइब में गया, उनके साथ खूब हँसा, खेला, बोला और अपने मतलब उसको उन ट्राइब पीपल्स को बहला लिया और उनसे धीरे-धीरे करके बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल वैराइटीज़ मेडिसिन्स की निकाली उसने, जो कि बहुत सारे ऐसे डिसीज़ेज़ को ट्रीट कर सकती थी, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। सो और उसने ले जाके इन सारे पे पेटेंट ले लिया। फिर बाद में कुछ तो आपके रिसोर्सेज़ को जो इंडिया के रिसोर्सेज़ को तो वो पता चला एंड फिर फाइनली वो चीज़ खत्म हुई। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडायवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ऑफ कोर्स Although India is a developing country, but यहाँ का बायो रिसोर्स इज लाइक हेवन, मतलब यहाँ पे आपको हर तरीके का बायो रिसोर्स मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत सारा डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके पास तमाम अच्छा पैसा है, दे कैन अफोर्ड एज मेनी एज थिंग्स दे वांट, बट स्टिल वहाँ पे बायो रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। तो वो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, आपका बायो रिसोर्स यूज करना चालू कर देंगे। सो इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज related to the bioresources. Traditional knowledge related to the bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, efforts, and expenditure during their commercialization. ठीक है? There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation, and benefit sharing between developed and developing countries. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitations of their bioresources and traditional knowledge. The Indian Parliament, a very important point, पूछा गया है स्पेशली दिस सेकंड अमेंडमेंट वाला पार्ट, क्योंकि यूजुअली उसमें घुमा देते हैं, सेकंड को थर्ड कर देते हैं, फोर्थ कर देते हैं। सो द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि दूसरा चेंज किया है या दूसरी उसमें एडिटिंग करी है ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट
takes such issues into consideration, includes patent term, emergency provisions and research and development in initiative। ठीक है, सो उन्होंने इस तरीके की जितनी भी इलीगल गतिविधियां हैं उन्होंने उसको कंसिडर किया है अपने सेकेंड अमेंडमेंट में। ठीक है, सो आई होप ये पूरा चैप्टर तुम लोगों को क्लियरली अच्छे से समझ में आया होगा। लाइन टू लाइन अपन यहाँ पे क्लियर करिए। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो डालने वाली हूँ वो जेनेटिक पर रहेगा। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।